सिल्वर की अगर मैं बात करूँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा ईवीज़ में इनका यूज़ हो रहा है। कई सारे ऐसे कहीं न कहीं क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल किया जा यूसेज रहा है। काफ़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि इनको आप कैसे देख रहे हैं 2026 में गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो को लेकर क्या प्रेडिक्ट आप करना चाहेंगे? सो गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो अगर मैं तीनों की बात करूं तो इनका इकोनॉमिक वैल्यू मतलब आप कहिए कि जैसे सपोज मैं इक्विटी की बात करता हूं, हमें पता है कि वो बिजनेसेस है, वहां पर एक प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है, या वो डिविडेंड देते हैं, तो उसका एक 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 रिजल्ट है, उसके बेसिस पे आप उसका एक वैल्यूएशन निकाल सकते हो। रियल एस्टेट है तो आपको पता है वो कितना रेंटल क्रिएट करता है। आपने 100 रुपया लगाया तो शायद 6 रुपये वो रेंटल आपके लिए 5 रुपये रेंटल क्रिएट कर देता है या 3-4 रुपये क्रिएट कर देता है, तो आपको पता है कि वो कितना चलता है, तो आप एक वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आई थिंक स्पेसिफिकली क्रिप्टो, गोल्ड और सिल्वर, जो तीनों जो आपने पॉइंट बोले, उनका वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसमें से सिल्वर और गोल्ड एक तरह की, गोल्ड तो सेफ हेवन रहा ही है, जब जब जियो पोलिटिकल कंसर्न आए हैं, जब तक टेंशन्स बढ़ी हैं, तब तक उसमें तेज़ी आई है। तो एज ए सेफ हेवन कुछ ना कुछ एलोकेशन आई थिंक पोर्टफोलियोज में वो होना चाहिए। सिल्वर आपने बताया ईवी में यूज़ हो रहा है, उसका इंडस्ट्रियल यूसेज है, तो इसलिए भी हमने देखा है 13-14 साल के बाद वो $50 का मार्क उसने क्रॉस किया, तो टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया वो। बट काफ़ी हद तक हम उसको $23 से ट्रैक कर रहे हैं, हमारा टीम, रिसर्च टीम, और वो $60 क्रॉस कर गया, तो एक बहुत बड़ा रैली ऑलरेडी आ चुका है। तो एक ये भी सेगमेंट है कि जो चीज़ें बहुत चल चुकी होती हैं, क्योंकि ये सिक्लिकल हैं थोड़ी, आपने देखा है कि 5-6 साल चलती हैं, फिर 2-3 साल का स्टैग्नेशन भी आ जाता है। तो मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि हमें हाइप के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंटल रिटर्न है वो बहुत कम हो जाता है, बल्कि गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक मिनिमल एक एसेट एलोकेशन जरूर गोल्ड और सिल्वर को आप दे सकते हो। क्रिप्टो स्पेसिफिकली हमें नहीं पता है कि उसको वैल्यू कैसे करना है, जिस चीज़ का हमें थीसिस नहीं पता है उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पर्सपेक्टिव से भी वो इतना फेवरेबल नहीं है। तो मेरा बस यही गुजारिश होगा कि अगर आप उसको कर रहे हैं तो एक एसेट एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से करिए, बहुत मिनिमल एसेट ही उसको करिए जब तक वो मेन स्ट्रीम नहीं बन जाता है। हाँ। हालांकि ग्लोबल काफ़ी फंड हैं जो क्रिप्टो का फंड निकाल चुके हैं, खासकर बिटकॉइन का, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में आ रहा है, बट उसके बावजूद किसी को पता नहीं है कि उसका रियल वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो आई थिंक उन चीज़ों से थोड़ा सा हम दूर रह सकते हैं जब तक हमें और नॉलेज उसकी ना हो जाए। आपने एसेट एलोकेशन की बात करी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक जब जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की यस। जाती है। 2026 में किस तरीके से एसेट एलोकेशन किया जाना चाहिए? क्या चेंजेस, क्या नई चीज़ें ऐड ऑन इसमें की जानी चाहिए कि कहीं न कहीं अगर कोई न्यू बिगिनर भी है और वो सोच रहा है कि उसे इन्वेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से क्या वो थंबनेल होना चाहिए उसके लिए कि एसेट एलोकेशन में मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए? पहली बात तो जो बिगिनर है, मैंने देखा है वो ज़्यादातर एसेट एलोकेशन के फेवर में होते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है शुरू में। एक तो या तो उनकी सैलरीज कम है, या फिर वो बिगिनर हैं और वो उनका आई थिंक मंथली सिप का ही जो बेस्ट रूट रहता है म्यूचुअल फंड का, वही रहता है। बट अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड कर चुके हैं अपने आप को, या फिर अगर आप सेफ अप्रोच शुरू में ही फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आप इक्विटी के साथ डेट का एक एलोकेशन आप बना सकते हैं। मैंने इसे डेट, तो फिक्स्ड इनकम के काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, तो उनमें आप थोड़ा सा एलोकेशन कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं है कि वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे, काफ़ी हमारे रेट कट आ ही चुके हैं, तो जितना डेट का रिटर्न आना था, काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुका है, तो आगे वो भी रिटर्न, अगर रेपो रेट आज 5.25% है, तो वो आपका 7 या 8% से ज़्यादा डेट का अच्छे क्वालिटी में रिटर्न ज़्यादा नहीं आने वाला, इससे ज़्यादा। बट आप फिर भी आपको कुछ एलोकेशन उनको दे के रखना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एक वोलाटाइल एसेट क्लास है, कई बार उसमें बुरा टाइम भी आ सकता है, तब आपको डेट से भी आप थोड़ा इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, वो आपको हेल्प करता है वो पैसा। अभी जैसे लास्ट ईयर इक्विटी में इतना पैसा नहीं बना, तो इस समय पे आप थोड़ा सा, जो ऑलरेडी एक इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डेट एलोकेशन, इक्विटी एलोकेशन भी एक अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किया हुआ है, किसी ने सपोज 60% का इक्विटी एलोकेशन था या 40% का उसने फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन हुआ है, तो थोड़ा सा 5-7% का वो इक्विटी में भी जा सकते हैं, क्योंकि मे बी वहाँ पर वैल्यूएशन बेटर हो गया। तो आप ऐसे टैक्टिकल कॉल्स आप तब ले सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल मार्केट सिनेरियो की कि 2025 से 2026 में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एसेट एलोकेशन करते हैं जनरली इन्वेस्टर्स अपनी नीड्स को देखते हुए, शॉर्ट टर्म में किसको जितना पैसा रिक्वायर्ड है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर नहीं है 3-4 साल तक, आप इक्विटी को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो इक्विटी आपके लिए इतना अच्छा एसेट क्लास नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब आपको पैसे की जरूरत हो तब तक मार्केट डाउन हो। हाँ। ठीक है,
तो अपनी नीड्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ही आपको एसेट एलोकेशन करना है। तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। आई थिंक वो दर्शक को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि उनका आगे रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं ना आपने एसआईपी का ज़िक्र किया कि हाँ जी। एक सेफ ज़ोन में इन्वेस्टर यस। जा सकता है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी भी आप मानते हैं कि अगर किसी को सेफ ज़ोन में ही जाना है, तो वो एसआईपी की ओर जा सकता है? आई थिंक सबसे पहली बात, हमारा जो रेगुलेटर है, चाहे सेबी कहें, एमफी जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस है। इन्होंने इन्वेस्टर की हित के लिए बहुत सोचा है, और जितने भी पहले लूप होल्स थे या जितने भी रूल्स आए, वो सब इन्वेस्टर के फेवर में आए। तो वो एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। तो म्यूचुअल फंड तो आपने देखा है कि एवरीबडी रिकमेंड्स, हर कोई उसको प्रमोट करता है, रेगुलेटर हो, नॉर्मल एएमसी कंपनीज हो। तो बेसिकली तो यहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको अभी इतना आइडिया नहीं हुआ है कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का इतना आइडिया नहीं है, तो आपको पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर को ही देना चाहिए। आप उसको लमसम वे में भी दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं, और अगर आप उसको मंथली बांटना चाहते हैं, जैसे मंथली जो हमने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला, उसके थ्रू भी दे सकते हैं। तो दोनों ही बेटर तरीके हैं। एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, क्योंकि हर मार्केट के उतार चढ़ाव पे आपका पैसा जा रहा है, तो वो मार्केट के रिस्क को काफ़ी मिनिमाइज कर देता है। तो आई थिंक वो बेस्ट रूट है। आपको भी पता चल जाता है, कई बार आप बहुत हाई देखते हो, कई बार आप बहुत लो देखते हो, तो आप भी इस बीच में काफ़ी सीख जाते हो। और जब तक आपको थोड़ा 2-3 साल का आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप अपनी लर्निंग कब आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप खुद भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने लायक हो जाते हो आप। सचिन, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के आसार हैं? देखिए, रियल एस्टेट में जो बहुत बड़ा बूम आया है वो 2020-21 कोरोना के बाद आया। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से जो होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट भी है, कि अगर किसी के पास 2 बेडरूम है तो उसको 3 बेडरूम चाहिए, कि आप एक ही घर में आप स्टक हो फैमिली के साथ, और सबकी एस्पिरेशंस बड़ी हैं। और उसके बाद हमने बहुत बड़ा तेज़ी देखा है कि जो भी होम रिलेटेड कंपनीज भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इवन रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो टियर 2 टियर 3 सिटी है, चाहे वो मेन स्ट्रीम रेगुलर सिटी है। तो सब सिटीज़ ने अच्छा किया है, काफ़ी बड़ा हमने तेज़ी देखा है। बट अगर आप देखें कि हर साइकिल रियल एस्टेट का वो 7-8-9 साल का रहा है, एंड हमने बहुत बड़ा एक 2020-21 से अब तक का जो एक टाइम देखा, जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बन गए। जैसे मैं कह रहा था कि एक हाइप के पीछे हमें नहीं जाना है, तो हुआ क्या है कि मेन मेट्रो सिटीज़ में हमने ये फील किया है कि आपका डिमांड अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। तो आप ये डिमांड हमेशा इंडिया में रहने वाला है, ठीक है। बट अगर आप इनकम टू रियल एस्टेट प्राइसेस का एक रेशो देखें कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं है, तो जिस तरीके से तेज़ी आई है, तो वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आई थिंक वो मैच होना ज़रूरी है, ताकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो हमें लगता है कि कुछ बहुत बड़ी तेज़ी के बाद एक थोड़ा सा मॉडरेशन आ सकता है, शायद करेक्शन ना आए। रियल एस्टेट में कई बार हो जाता है कि आपको 1-2 साल तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट क्योंकि एक डिमांड इमेंस है, और जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो वैसे वैसे हाउसिंग इज़ आल्सो द सेगमेंट जो कि ग्रो करता रहेगा। लेकिन उसके बीच में जो कंसोलिडेशन के फेसेस है या फिर माइनर करेक्शन के हैं, वो आते रहेंगे। और वैसे भी रियल एस्टेट के बारे में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट को भी जनरल इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख सकते हैं। आपने देखा कि गुड़गांव या बेंगलोर की अगर बहुत बड़ी तेज़ी रही लास्ट 3-4 सालों में, तो शायद अब वो पुणे या दूसरी सिटीज़ में मूव हो जाएगी। अब ये इंटरनेट वर्ल्ड है, आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि यहीं आके बड़े सिटीज़ में आके काम करना है। आपका जो एम्प्लॉय भी है वो घर बैठे भी काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, और हमें लगता है कि अब ये स्प्रेड होगा। तो जितना बड़ा तेज़ी दूसरी सिटीज़ में आ सकता है, शायद उतना मेट्रो सिटीज़ में ना आए। सचिन, जैसे ऑफ कैमरा ना हम बात कर रहे थे जेंजीज के माइंडसेट को लेकर कि इनकी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि इस नए साल में किस तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत अग्रेसिव होते हैं कि इन्हें बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा फंड चाहिए, तगड़ा रिटर्न चाहिए, यस। और कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का जो लॉन्ग सेट जो होता है, एक बनाते हैं लोग कि 60 साल तक रिटायरमेंट प्लानिंग हो जानी चाहिए, लेकिन इनका ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है। वही मैं कह रही हूँ कि जेंजी हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अलग डायरेक्शन में इनका माइंडसेट जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये क्या ऑप्शन चुन सकते हैं, किस तरीके से क्या इनकी आइडियोलॉजी होगी नए साल में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक क्वेश्चन है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया।
अगर आप जेनजीज को समझ पाए या फिर जेनजीज मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है इस पे कि जेनजीज यू आर राइट कि काफ़ी वोलाटाइल माइंड है, काफ़ी एग्रेसिव माइंड है, बहुत चीज़ें उनको जल्दी चाहिए और उन्होंने अपने अराउंड वो स्टोरीज़ भी देखी हैं। उन्होंने अमेज़न को 1000-2000 गुना होते देखा है, उन्होंने ओपन एआई देखा है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, न्यू एज कंपनीज़ आई और सीधा बिलियन डॉलर के कंपनीज़ हो गए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि वो भी 10-15 साल से शायद लगे हुए थे, लेकिन जब वो पॉपुलर हुई तब यहाँ हमें दिखी। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि पेशेंस रखना ज़रूरी है। बट आई थिंक एवरीबडी, हर एक को वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसमें लॉसेस होते हैं, जिसमें आप एग्रेसिव कॉल लेते हो, फिर आपको अकल आती है, फिर आप थोड़ा समझदारी से कॉल लेना स्टार्ट करते हो। तो सिर्फ हमारे बताने से या हमारा उनको गाइड करने से बहुत ज़्यादा रोल उसका प्ले होने नहीं वाला है। आई थिंक वो उस प्रोसेस के गो थ्रू होएंगे। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बता सकता हूँ। हालांकि वी रियली रिस्पेक्ट देयर माइंडसेट ऑल्सो, एंड मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फील किया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिसिटी इज़ ए वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी इंटर्न्स उसमें आते हैं, काफ़ी वो काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं। बट उनका पर्सपेक्टिव भी मार्केट को, ट्रेंड को पकड़ने का बहुत अच्छा मुझे समझ में आया। जैसे अभी पीछे कई न्यू एज कंपनीज जो आईपीओ लेके आई, जैसे लेंसकार्ट, ग्रो, जब हम उनको वैल्यू कर रहे थे हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रेच वैल्यूएशन है। लेकिन जो हमारे एनालिस्ट जो थोड़े यंग थे, जो पहले इंटर्न थे, आज वो मेन स्ट्रीम एनालिस्ट बन चुके हैं, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था। अगर आप उनसे पूछें, और हमने रियलाइज़ भी किया बाद में, जैसे ग्रो की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, नोट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो हियर इज आवर डिस्क्लोजर। हम कंपेयर कर रहे थे कि एंजल वन का क्या वैल्यूएशन है, मोतीलाल ओसवाल का क्या वैल्यूएशन है, उनका कितना मार्केट शेयर है, ग्रो का कितना मार्केट शेयर है, कितना वैल्यूएशन होना चाहिए। उसके हिसाब से हमारे कंसेंसस हमारा बन रहा था कि थोड़ा महंगा है। लेकिन आप जेनजीज के पर्सपेक्टिव से देखिए तो जो पिछले 2 या 3 साल में जितना इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट में आया है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, पहले अगर 1 करोड़ थे तो 4 करोड़ नए आए हैं, तो वो सारा का सारा जीरोधा या ग्रो पे ही मैक्सिमम आया, 70-80% उनके पास ही आया। अगर आप उनसे व्यू लें तो वो कहेंगे कि ग्रो जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको बड़ा ईज़ है, DIY मॉडल है, वो कुछ भी अपने आराम से कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जो आज के ट्रेडर को पसंद है। ठीक है, तो जब वैसे हमें फीडबैक मिले कि नया इन्वेस्टर वही आ रहा है जो अगले 20-25 साल में इन्वेस्ट करने वाला है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करे, ऑल्टरनेट्स में करे या स्टॉक ट्रेडिंग ही करे, तो काफ़ी बड़ा नया इन्वेस्टर चंक वो लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको प्रीमियम पे होना जरूरी है। तो हमारा व्यू थोड़ा चेंज हुआ, हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव बना उस पर, जो पहले न्यूट्रल था। तो आई थिंक उनको भी स्टडी करना, जेनजिस का एक माइंडसेट है जो करंट मार्केट को, करंट जो कंज्यूमरिज्म चल रहा है उसको देखते हुए बड़ा एक अनबायस्ड व्यू दे सकते हैं, जो कि हमारा एक ओल्ड स्कूल हो सकता है। आई थिंक वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है।